हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मोल प्रभाज, यानी जिसको हम लोग मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मोल प्रभाज या मोल अंश की बात अगर हम कर लें, इसकी बात करने से पहले हमने आपको एक बात बताई थी कि जैसे हमारा कोई विलयन होता है, क्या है? विलयन है। जैसे हमने आपके बात किया था, हमने बात किया था, एक शब्द हमने यूज किया था द्विअंगी विलयन। एक शब्द यूज किया था द्विअंगी विलयन और एक शब्द यूज किया था बेटा त्रिअंगी विलयन। तो एक बेटा कैसा शब्द हमने यूज किया था? द्विअंगी विलयन। और एक बेटा हमने शब्द यूज किया था त्रिअंगी विलयन। इसका मतलब क्या हुआ? द्विअंगी विलयन में बेटा कितने घटक होंगे? तो अगर हम आपसे पूछे कितने घटक होंगे तो आपका सीधा सा जवाब होगा सर 2 घटक होंगे। कितने घटक होंगे? 2 घटक होंगे। अगर मैं पूछूंगा त्रिअंगी विलयन में सर कितने घटक है, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 3 घटक। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो घटक होते हैं, तो मान लीजिए एक अगर इसमें 3 घटक है, सॉरी, तो जब इसमें 3 घटक है तो इन तीनों घटकों को हम क्या मानेंगे? ए बी सी। और इसमें बेटा कितने घटक हैं? 2 घटक हैं, तो यहाँ पर हम मानेंगे ए और बी। तो इस तरीके से हम मान लेंगे। ठीक है। तो द्विअंगी विलयन में कितने घटक होते हैं? 2। और त्रिअंगी विलयन में कितने घटक होते हैं? 3। ठीक है। अब यहाँ पर ये जितने भी घटक होते हैं, याद रखना, जब हम इनका मोल फ्रैक्शन कभी भी निकालेंगे, जितने भी घटक दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, 5 दिए हों, कितना भी घटक आपको दिया गया हो, अगर इन घटकों का जब हम कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इनकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। फ्रैक्शन का मतलब ही किसको कहते हैं? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक में, यानी जो भी वैल्यू आनी है एक के अंदर ही आनी है, एक के बाहर नहीं आएगी। बात समझ रहे हो ना? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक से छोटा। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, जो मोल जो आएंगे वो किससे आएंगे? एक से छोटे आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर किसी का भी आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर याद रखिएगा, अगर इन तीनों घटकों को जोड़ा जाए, बेटा यहां पे ध्यान से देखो, पहले अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालें, हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालें और हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालें, तीनों का मोल फ्रैक्शन निकालें और तीनों के मोल फ्रैक्शन को हम जब बेटा ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। क्या होगी? 1 से ज्यादा नहीं होगी। मतलब इसके लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा, जीटा ए जीटा बी प्लस जीटा सी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। और जब हमारे पास कोई बाइनरी सोल्यूशन होगा, यानी बेटा कैसा होगा? द्विअंगी विलयन होगा। कैसा होगा मेरे बच्चे? द्विअंगी विलयन होगा। तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। ठीक है। तो कभी भी विलयन का जो कुल मोल फ्रैक्शन होगा विलयन का, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर आपका कभी भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, अंक एक प्रश्न लगा रहे हैं और आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स आपका सवाल बेटा क्या है? गलत है। दैट मीन्स आपका सवाल क्या है? गलत है। तो हमेशा याद रखना, जीटा ए बाइनरी सोल्यूशन में द्विअंगी जिसमें 2 घटक होंगे, जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर कितना होगा? 1 होगा। क्या इतनी प्यारी सी बात आपको समझ में आती? अब यहां पर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? या तो एग्जाम में हमसे कहेगा कि दोनों घटकों का मोल फ्रैक्शन निकालो, या फिर वो कहेगा विलय का मोल प्रभाज बताओ या विलायक का मोल प्रभाज बताओ। तो कैसे इनका मोल प्रभाज निकालेंगे, क्या होता है मोल प्रभाज, अब हम इसको थोड़ा सा समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इनको आपको बता दो, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो बेटा एक इस तरह से सिंबल होता है जिसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? जीटा। तो इसको बेटा जो लिखा जाता है किससे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जीटा से लिखा जाता है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे जरा देखो, इसका दूसरा नाम भी है, मैं लिख देता हूं साथ में। इसका दूसरा नाम है मोल अंश। मोल प्रभाज कहो या मोल अंश कहो, अंश का मतलब ही होता है भाग, टुकड़ा, है ना? मोल का छोटा सा भाग, मोल का एक टुकड़ा, तो वो क्या कहलाता? मोल अंश कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। क्लियर है? अब मोल अंश बता की परिभाषा क्या होगी, तो यहां पर हम बेटा क्या लिखेंगे? ऊपर घटक के मोलों की संख्या। क्या लिखने वाले हैं बेटा? घटक के मोलों की संख्या।
और बटे विलयन के मोलों की संख्या लिख सकते हो या कुल मोलों की संख्या। तो मैं क्या लिख दूं, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब अगर आप दोनों चीजें देख रहे हो तो दोनों चीजें क्या है, अनुपात में। जब कोई चीज बेटा इस तरह से बटे में लिखी हो तो वो क्या होती है, अनुपात में होती है। तो अब हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि किसी विलयन के, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी विलयन में उपस्थित, क्या बोला मैंने, किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, मोल अंश, या फिर हम बेटा इसको क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे जीटा से प्रदर्शित करते। आ गया समझ में कि एक बार और पढ़ देता हूं, सुनिए ध्यान से। किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। एक बात डन, डनाडन डन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब चलिए, अगर मुझे मोल निकालने होंगे तो सपोज करिए मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में बेटा कितने घटक हैं, दो घटक हैं। कितने घटक हैं, दो। तो मान लीजिए हमसे पूछा गया भैया कि आप घटक ए का मोल प्रभाज निकालो। किसका बेटा निकालो, घटक ए का मोल प्रभाज आपसे निकालने के लिए कहा गया। तो जब भी आपको घटक ए का मोल प्रभाज कहा गया तो बेटा जीटा ए हो जाएगा। मोल प्रभाज को बेटा क्या लिखते हैं, जीटा से। और घटक कौन सा, ए। ए का मतलब अगर आप लिखना चाहो तो ए को हम किससे लिखते हैं, ए को किससे लिखते हैं, विलायक को लिखते हैं। तो हमसे ये कहा गया कि विलायक का आपको क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, जीटा ए। याद रखना, जिसका मोल प्रभाज हम निकालते हैं उसके ही मोल ऊपर लिखते हैं। तो सोचो मैं किसका मोल प्रभाज निकाल रहा हूं, ए का, यानी विलायक का निकाल रहा हूं। तो ऊपर किसका मोल लूंगा, ए का लूंगा भाई, ए का लूंगा। और नीचे क्या लिखा, कुल मोलों की संख्या। सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी है कि द्विअंगी है कि त्रिअंगी है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। अगर द्विअंगी होगा तो उसमें दो ही घटक होंगे, दो घटक होंगे, एक विलय और विलायक, दो घटक होंगे दो घटक। तो उसमें मोल भी किसके होंगे, दो के ही तो होंगे। एक तो विलय के मोल होंगे बेटा, दूसरे किसके मोल होंगे, विलायक के मोल होंगे। तो इस तरीके से यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। तो ये किसका मोल प्रभाज निकालने का, तो अगर घटक ए का मुझे मोल प्रभाज निकालना तो उसके लिए फार्मूला बनेगा। अगर यहीं पर आपसे बेटा वो क्या कहे कि घटक बी, मैं घटक बी को क्या मान लेता हूं बेटा, विलय। क्या मान लेता हूं बेटा, विलय का। हमसे क्या कहा गया बेटा, मोल प्रभाज निकालो। क्या निकालना मेरे बच्चे, मोल प्रभाज निकालो या मोल अंश निकालो। तो बेटा मैं ये क्या लिखूंगा, जीटा भी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखा। अब मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो ऊपर मोल किसके लूंगा, बी के ही तो लूंगा। और नीचे सॉल्यूशन के मोल आ जाएंगे, यानी Na प्लस Nb। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पर आपसे बेटा मान लो कहता घटक सी, घटक सी के मोल निकालो। अगर मेरे पास तीसरा भी कोई होता तो मुझसे कहता भाई घटक सी का मोल प्रभाज ज्ञात करो। किसका, घटक सी का भी मोल प्रभाज ज्ञात करो। उस कंडीशन में मैं बेटा क्या लिखता, जीटा सी लिखता। अब यहां पर किसके मोल लेता, एनसी। अब यहां पर कितने घटक हो जाएंगे बेटा, चलो इसको मत समझो, दो का ही समझो, ज्यादा सही है। तीसरे की अगर जरूरत पड़ेगी तो न्यूमेरिकल में हम लोग इसको कर लेंगे। क्यों, मैं नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैंने सी यहाँ पर लिया है मोल, और मैंने इसमें यहाँ पर एनसी प्लस एनसी भी तो मैं लिखना पड़ता। लेकिन हमने यहाँ पर किसकी बात की है, द्विअंगी विलयन की बात की। तो द्विअंगी विलयन में दो ही घटक होते, एक विलय और विलायक। तो उनका कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो इस तरीके से हम निकालेंगे। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको समझा देता हूं, ये बात आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी बेटा मान लीजिए आपने जीटा ए की वैल्यू, आपसे क्वेश्चन दिया गया न्यूमेरिकल्स में, और वहां पर आपसे पूछा गया कि विलय का भी मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए और विलायक का भी ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में आप एक काम करिएगा, आप या तो विलय का मोल निकाल लेना या विलायक का मोल प्रभाज निकाल लेना, दो में से एक का निकाल लोगे। तो मान लीजिए
कि इस बात को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बता देता हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए है और यूज भी करिएगा आप लोग। अभी हमने आपको बताया कि जीटा ए प्लस बेटा जीटा बी बराबर वैल्यू क्या होती, 1 होती। मान लीजिए आप न्यूमेरिकल लगा रहे थे, आप आंकिक प्रश्न कर रहे थे, आपने जीटा ए की वैल्यू निकाल ली, किसकी, जीटा ए की वैल्यू निकाल ली। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, जीटा बी की। तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी तो उसको मैं अकेला रोकूंगा बेटा, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीटा ए, तो एक तो फार्मूला ये बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपने जीटा बी की वैल्यू पहले निकाल ली है और बाद में आपको जीटा ए निकालना है, तो बेटा हम इधर किसको रखेंगे, जीटा ए का। तो इधर क्या होगा, 1 माइनस जीटा बी, मतलब आधार जो है वो यही रहेगा, आधार ये रहेगा, इससे दो फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये यहां पर एक और खास बात इसकी है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। क्या क्या याद रखना है, कभी भी मोल फ्रैक्शन में किसी घटक की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगी और कुल विलेन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ये बात याद रखना। और इसकी यूनिट कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और इसको बेटा जीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस पे क्या करते हैं, काम करते हैं और इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बहुत छोटी सी क्लास थी, एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने आपको समझाया। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।